हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग और प्रोसेस दोनों टॉपिक करा दिए। आज का लेक्चर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को लेकर। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक ऑफ अ स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक स्कूल को ऑर्गेनाइजेशन समझें। द प्रिंसिपल इज लाइक सीईओ। अब जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हैं हम उनको सीईओ मानते हैं। एंड द टीचर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम लोग मानते हैं कि जो टीचर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड है। इफ द स्कूल ग्रोज, जैसे जैसे स्कूल ग्रो कर रहा है, लाइक एडिंग मोर ग्रेड्स और क्लासेस, वो बहुत सारी क्लासेस ऐड करता जा रहा है। अ क्लियर स्ट्रक्चर इज नीडेड टू मेक एवरीवन स्मूथली। मतलब सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है तो नेचुरल है वहां पर स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो होने के बावजूद भी काम बहुत स्मूथली चलता रहे। For instance, you may have a structure where each grade, that means class, has its head teacher. अब यहां पर हर एक क्लास का एक क्लास टीचर होता है जिसे आप लोग उस क्लास का मैनेजर कह सकते हैं। ओवरसीइंग द क्लास। पिज्जा रेस्टोरेंट, इमेजिन स्टार्टिंग अ स्मॉल पिज्जा रेस्टोरेंट। हम इमेजिन करते हैं कि आप एक छोटा पिज्जा का दुकान शुरू कर रहे हैं। एट फर्स्ट यू हैंडल एवरीथिंग। स्टार्टिंग में आप हर एक चीज खुद हैंडल करते हैं, चाहे वो कुकिंग है, सर्विंग है, मैनेजिंग कैश है। एज द रेस्टोरेंट ग्रो, जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, रेस्टोरेंट ग्रो करता है, इट गेट्स टू मच फॉर वन पर्सन। एक आदमी सारे काम करे, वो कुकिंग भी करे, सर्विंग भी करे, कैश को मैनेज करे, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसलिए अब आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जहां पर आपके प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ने पर आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी पैनिक पोजीशन में ना आए। यू माइट हैव शेफ फॉर कुकिंग। आपने क्या करा, कुछ शेफ को हायर करा कुकिंग के लिए। समवन हैंडलिंग ऑर्डर एंड पेमेंट। आपने कुछ सेलमैन लगाए जो ऑर्डर और पेमेंट को हैंडल कर रहे हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मैनेजिंग फाइनेंस। और एक टीम बनाई है जो फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। तो अभी तक मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, स्कूल और पिज्जा रेस्टोरेंट के बारे में। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है फॉर हाउ अ कंपनी गेट्स थिंग डन, कि किसी भी कंपनी में काम कैसे किया जा रहा है। इट इज द प्लान फॉर मैनेजर्स एंड वर्कर्स टू कैरी आउट टास्क। ये कहीं ना कहीं हमारा वो प्लान है मैनेजर्स के लिए, वर्कर के लिए, जो काम को करने के लिए जरूरी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर सही होगा तभी मैनेजर और वर्कर अपने काम को कर पाएंगे। दिस प्लान शोज हाउ पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज आर कनेक्टेड। ये जो प्लान है आपको ये बताता है किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इमेजिन इट इज जस्ट लाइक अ मैप। आप अगर गूगल मैप का यूज करते हो तो आप देखिएगा वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो ऐसे ही ये एक ऐसा मैप है दैट हेल्प एवरीवन वर्क टुगेदर स्मूथली। कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अपने आप में एक ऐसा मैप है जो हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ काम करने में स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। दिस स्ट्रक्चर इज क्रूशियल बिकॉज ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल। यहां पर हम लोगों को, फिजिकल स्टफ को, पैसे को, इन सबको इकट्ठा लेकर आते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो सके। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखो सीधी सी बात है, एक पर्सन है उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं जिन्हें वो मैनेज कर सकता है। सिंपली इसको ही हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे मिस्टर एक्स है, इनके अंडर में 5 आदमी है जिन्हें मैनेज कर सकते हैं, और मिस्टर वाई के अंडर में 6 आदमी हैं जिन्हें वो मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको हम लोग कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि आप अपने अंडर कितने टीम मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। इमेजिन अ बास्केटबॉल टीम विद अ कोच। एक बास्केटबॉल टीम, उसका एक कोच है। द कोच नीड्स टू डिसाइड हाउ मेनी प्लेयर्स दे कैन इफेक्टिवली मैनेज ड्यूरिंग अ गेम। अब एक गेम में एक कोच को यह बात डिसाइड करनी पड़ती है कि वो कितने मेंबर्स, कितने प्लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। इफ द कोच ट्राइज टू हैंडल टू मेनी प्लेयर्स, अगर प्लेयर बहुत ज्यादा होंगे, थिंग्स माइट गेट कंफ्यूजिंग, तो चीजें उतनी स्मूथ नहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसके अपोजिट बात करते हैं, इफ द कोच हैज टू फ्यू प्लेयर्स, अगर कोच के पास बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, द टीम में नॉट परफॉर्म वेल, तो नेचुरली वहां पर भी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है इट्स लाइक डिसाइडिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल अ बॉस कैन सुपरवाइज एंड लीड। कितने अपने टीम मेंबर्स को एक मैनेजर जो है सुपरवाइज कर सकता है, लीड कर सकता है। दिस डिसीजन इन्फ्लुएंसेस हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजर्स देयर आर इन अ कंपनी। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं
कि आपके लेवल ऑफ मैनेजर्स किसी भी कंपनी में कितने हैं जो कि अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर देयर। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे दो तरीके के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शनल की, तो अगर आप यहां पर देखिएगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और वहां पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो काम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड करता है अपने डिपार्टमेंट्स को। लाइक ह्यूमन रिसोर्स एक फंक्शन है, उसका अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, अलग डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बन रहे हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री का। इमेजिन स्टार्टिंग एन आइसक्रीम फैक्ट्री टू एफिशिएंटली रन द बिजनेस। हम एक आइसक्रीम फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को रन करे। यू डिसाइड टू यूज द फंक्शनल स्ट्रक्चर लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को फोकस करता है। परचेज डिपार्टमेंट, आपकी परचेज डिपार्टमेंट की टीम इस बात पे फोकस करती है कि रॉ मटेरियल सही और अच्छा और सस्ता किस रेट पर मिले। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो टीम है इस बात पे ध्यान देती है कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करे, उसकी सेल कैसे करे। और अकाउंट डिपार्टमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल साइड ऑफ द बिजनेस। और अकाउंट डिपार्टमेंट आपके बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करता है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो कंपनी है आपके अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से डिवाइडेड है। So functional structure is like organizing a group project where the everyone has a specific role according to their skills. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर जो लोगों का प्रोजेक्ट होता है, मतलब हमने ग्रुप प्रोजेक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है और लोगों को उनका जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोल दिया होता है ताकि वो अपनी स्किल्स के हिसाब से काम को अच्छे ढंग से कर सके। मतलब कट शॉर्ट, यहां पर कंपनी डिपार्टमेंट्स काम के अकॉर्डिंग बनाती है। इन अ कंपनी इट मींस ग्रुपिंग सिमिलर जॉब टुगेदर अंडर मेजर फंक्शन। यहां पर मार्केटिंग की सारा जो टास्क है, चाहे वो सेल है, एडवर्टीजमेंट, वो सब मार्केटिंग में कर लिया, पर्सनल सेलिंग वगैरह, ऐसे परचेज से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे परचेज डिपार्टमेंट में करती है। मतलब एक जैसे सारे के सारे चीजों को इकट्ठा क्लब कर दिया और उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया। ऑल दिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू वन कोऑर्डिनेटिंग हेड। और यहां पर जितने भी डिपार्टमेंट है अपने हेड मैनेजिंग डायरेक्टर को कोऑर्डिनेट करेंगे। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। आपको देखिएगा एक व्यक्ति जो पिछले 20 साल से परचेज डिपार्टमेंट में, डेफिनेटली उसको रॉ मटेरियल की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है, क्वालिटी की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है और रेट्स भी उसको मालूम है कहां से उसको बेस्ट रेट मिल सकता है रॉ मटेरियल के लिए परचेज करने के लिए। इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी द प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहां पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट उनमें से एक डिपार्टमेंट है प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट। उसके अंदर सुपर एक्सपर्ट्स आदमी है, ईच फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज। और हर एक जो प्रोग्रामर है वो अपनी एक लैंग्वेज, जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, उसको फोकस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से काम को। तो एम्प्लॉइज फोकसेस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन बिकमिंग एक्सपर्ट इन देयर टास्क। अब जो एम्प्लॉइज होते हैं जब वो एक ही काम को बार बार करते हैं, आप खुद सोचिएगा, आप बैंक के अंदर हैं और एज ए कैशियर आप पिछले 2 साल से कैश काउंटर पर हैं, आपने कितने कैश के नोट अपने हाथ से निकाल लिए होंगे आपको खुद को भी नहीं पता होगा। तो आप उस काम में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप नोट को पकड़ते ही पहचान जाएंगे कि आपका नोट ओरिजिनल है या फेक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। In a manufacturing plant, the production department can easily coordinate tasks related to assembly line, ensure smooth operation. यहां पर एक डिपार्टमेंट बना है परचेज और उसी के अंदर में जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इजीली वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिमिलर टास्क विद इन डिपार्टमेंट मेक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मोर मैनेजेबल। अगर एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसे सब डिपार्टमेंट बनाकर उनको कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करना चाहें वो बहुत ही इजीली हो जाता है। इंक्रीज एफिशिएंसी। इन ए रिटेल ऑर्गेनाइजिंग हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेल, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विसेज। यहां पर हम एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, सेल का अलग है, इन्वेंट्री का अलग है, कस्टमर को सर्विसेज देने का अलग डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं हम अपने डिपार्टमेंट में जब रेगुलर काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दिस स्ट्रक्चर एनहेंस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये जो एक स्ट्रक्चर है एक तरीके से मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है और उससे कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं। Minimum duplication and economic of scale. In a printing company, having a separate design department prevent duplication, creating layout, reduce cost. जब आप एक ही चीज का अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली काम रिपीट नहीं होगा, मल्टीपल लोगों के पास सेम काम नहीं जाएगा या एक आदमी के पास मल्टीपल वर्क नहीं जाएंगे, तो उससे काम का ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी खत्म हो जाएगा। लेस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स लीड टू कॉस्ट सेविंग। और कहीं ना कहीं जब आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स खत्म हो जाएगा तो कॉस्ट सेविंग भी होगी। Easier employee training. In a bank,
Customer services department focuses solely on handling the customer queries, making training for these specific tasks more effective. जब आप एक ही व्यक्ति को एक ही डिपार्टमेंट में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में बहुत ट्रेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बैंक के अंदर अगर आपको लोन डिपार्टमेंट रखा तो आप ये समझ जाएंगे कि लोन की फाइल में कौन कौन से पॉइंट मुझे पढ़ने चाहिए ताकि मैं फाइल बहुत जल्दी पढ़ सकूं और उसके सामने वाली पार्टी के अगर लूप होल्स हैं तो उन लूप होल्स को मैं पता लगा सकूं। लिमिटेड टास्क विद इन डिपार्टमेंट मेक ट्रेनिंग मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कम काम होगा तो डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होगी और एक ही चीज को जब आप बार बार काम करेंगे तो ट्रेनिंग और ज्यादा इफेक्टिव होगी। अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस इन अ हॉस्पिटल हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सर्जरी, रेडियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंश्योर ईच एरिया गेट द फोकस इट नीड। अब जब आपके सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम के हिसाब से बन जाएंगे तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि जो फोकस है हर एक डिपार्टमेंट पे रहे, तो कहीं ना कहीं अटेंशन आपकी डाइवर्ट नहीं होगी। ईच फंक्शन रिसीव डेडिकेटेड अटेंशन, हर एक काम को डेडिकेटेडली अटेंशन दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है हमारे फंक्शन स्ट्रक्चर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं बट कुछ तो निगेटिव भी होगा। तो पहला है हमारा डिसएडवांटेज, एम्फेसाइज ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है ताकि कॉस्ट कम आए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है मार्केटिंग वाले क्या उतनी सेल कर भी पाएंगे या नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अच्छा मॉडल बना रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या वो मॉडल प्रैक्टिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा। In an IT company, the software department may prioritize its project without considering an overall company. यहां पर IT कंपनी के अंदर जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, ना कि कंपनी के टारगेट पे फोकस कर रहे हैं। Emphasize departmental objective of overall enterprises goal leading to potential conflict. जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इग्नोर करके सिर्फ डिपार्टमेंट के गोल को फोकस किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट को भी क्रिएट करता है। Coordination issues. In an automobile company, the design department might face challenging coordination with the manufacturing department. एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने कार का बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया बट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिकली उस डिजाइन को शेप नहीं दे सकता है और इससे कहीं ना कहीं प्रोसेस डिले हो रहा है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, कई बार इसमें यह भी प्रॉब्लम आ जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Conflict of interest. In a manufacturing firm, the marketing department may push up complex product features causing conflict with the production department. अभी ये एग्जांपल मैंने पिछले में भी दिया। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन को तैयार करना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन द डिपार्टमेंट इंक्रीजेस क्लैश। और हुआ क्या कि रिसर्च डिपार्टमेंट ने इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे बना ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्लैशेस को क्रिएट करेगा। Inflexibility and lack of diverse experiences. In a law firm within a functional structure, lawyers specialized only in litigation might struggle to understand the content of law hidden overall legal expertise. अब एक लीगल फर्म है, वहां पर जितने भी लॉयर हायर किए गए हैं वो सब के सब लिटिगेशन में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने में वो उतने एक्सपर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक ही चीज में साल दर साल काम करते हैं तो आप उसमें सुपर एक्सपर्ट हो जाते हैं बट बाकी सब चीजों में आप फेल हो जाते हैं। नैरो पर्सपेक्टिव एंड द डिफिकल्ट अप्रोचिंग अदर व्यू पॉइंट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। हम लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मीनिंग पढ़ा, बट ओवरऑल ये स्ट्रक्चर कहां पर सुटेबल है? मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत सुटेबल है, जहां पर डाइवर्स एक्टिविटीज हैं और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरी है। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विद सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंस, एक एमएनसी कंपनी है, उसके पास फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, रिसर्च का अलग है, डेवलपमेंट का अलग है, तो कहीं ना कहीं उसे इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, ताकि वो स्पेशलाइज्ड टीम को इजीली मैनेज कर सके। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोगों ने ये बात समझी है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो वर्क के हिसाब से बनते हैं, काम के हिसाब से बनते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम के हिसाब से ही अपने डिपार्टमेंट्स बनाएगा। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो लोग अपने डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट के हिसाब से बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप पर है और उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब प्रोडक्ट के हिसाब से हैं। लाइक कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट है, गारमेंट्स का अलग है, फुटवेयर का अलग है और स्किन केयर का अलग। अगर हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के बारे में बात करते हैं, अब मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी, ये एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है।
एम्प्लॉयज अ डिविजनल स्ट्रक्चर, इनके यहाँ पूरा डिविजनल स्ट्रक्चर है क्योंकि इनके अपने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ इनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, फैब्रिक्स हैं, ब्यूटी केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जनरल मोटर्स अ ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनी हैज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। जनरल मोटर्स हम सभी जानते हैं, ये एक वर्ल्ड की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। इनका डिवीजन भी एक तरीके से प्रोडक्ट के हिसाब से ही है, इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। यूनिलीवर अ मल्टीनेशनल कंपनी इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब हमारी ये एफएमसीजी कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और डिविजन्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोडक्ट कैटेगरी, इन्होंने भी अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अपने अपने डिवीजन बना रखे हैं, जैसे फूड है, रिफ्रेशमेंट है, ब्यूटी है, पर्सनल केयर है या होम केयर है। तो इन शॉर्ट, अगर कभी भी कोई भी कंपनी अपना स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के हिसाब से बनाती है, मतलब अपने सारे के सारे डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर। In this structure, the organization is divided into separate business units or divisions, each led by a divisional manager. Each division operates as self-contained entity with multifunctional team working collaboratively to achieve common goals. इसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट वाइज बन रहे हैं, बट उनके नीचे मल्टी फंक्शनिंग हो रही है। लाइक गारमेंट्स के नीचे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड परचेजिंग, सेम ऐसे ही फुटवेयर के नीचे और सेम ऐसे स्किन केयर के नीचे। मतलब पहले आपने कंपनी को प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया एंड देन डिवीजन जो है हमने प्रोडक्ट के हिसाब से करे, और फिर हर एक डिवीजन के अंदर, हर एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टी फंक्शनिंग हम लोग कर रहे हैं। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। मैनेजरियल डेवलपमेंट। In an electronic company, a manager in the smartphone division gain expertise in production, marketing and finance. आप खुद देखिएगा, हमारा जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे बड़ी यही क्वालिटी है कि यहां पर आप लोग प्रोडक्ट के नीचे मल्टीपल फंक्शंस को देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो गारमेंट्स का मैनेजर होगा वो सब चीजें सीख जाएगा, गारमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स में मार्केटिंग, वो सब चीजें सीख जाएगा। सेम इन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, अ मैनेजर इन द स्मार्टफोन डिवीजन, एक मैनेजर है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर, स्मार्टफोन डिवीजन के अंदर। स्मार्टफोन डिवीजन के अंदर अब वो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस सब चीजें वो सीख गया। मैनेजर इन ईच डिवीजन गेन डाइवर्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस। जितने भी मैनेजर्स हैं अलग अलग डिवीजन के, वो अपने डिवीजन में मल्टीपल फंक्शनिंग की वजह से सभी फंक्शंस में एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर हायर पोजीशन, और धीरे धीरे वो लोग हायर पोजीशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी, आप खुद देखिएगा यहां पर जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है, लाइक कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक के पास अपने मल्टी फंक्शनल है, कॉस्मेटिक अपने आप में अपने प्रॉफिट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सेम ऐसे गारमेंट्स अपने डिपार्टमेंट की सेल, अपने डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन, कॉस्ट, रिसर्च के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी होती है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है। इन एन ऑटोमोटिव कंपनी, द हेड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिवीजन अलग कर दिया और वहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैनेजर है वो इस डिवीजन के प्रॉफिट्स के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। Divisional heads are accountable for profit making, performance measurement and responsibility fixing clearer. डिविजनल हेड जो होते हैं वो अपने आप में पूरे अकाउंटेबल होते हैं प्रॉफिट्स को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि उनके डिवीजन के अंदर ही प्रोडक्शन, परचेज, सेल, मार्केटिंग सब कुछ हो रहा होता है। तो अपने डिवीजन के लिए वो खुद ही पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, आप खुद देखिएगा, अगर मुझे लगता है कि यहां पर मुझे कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर के साथ एक मेडिसिन डिपार्टमेंट भी ऐड करना चाहिए, तो मैं उसको बिल्कुल बिना किसी टेंशन के ऐड कर सकता हूं, क्योंकि वो बाकी किसी डिवीजन पर कोई भी डिफरेंस नहीं दे रहा है, कोई भी फर्क नहीं डाल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, इन अ फैशन रिटेल कंपनी, एक फैशन रिटेल कंपनी है, द समर कलेक्शन डिवीजन कैन मेक स्विफ्ट डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। एक समर कलेक्शन है डिवीजन, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपको देखिएगा डिविजनल के अंदर कॉस्मेटिक्स अपने 100% डिसीजंस खुद ले सकते हैं, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर,
हर एक डिपार्टमेंट अपने डिसीजन खुद ले सकता है। ईच डिवीजन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली प्रमोटिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग। हर एक डिवीजन अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और वो फास्ट डिसीजन लेते हैं। फैसिलिटेट एक्सपेंशन। आप खुद सोचिएगा, अगर मैं यहां पर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर और स्किन केयर, मैं इसके अलावा अगर मेडिसिन को ऐड ऑन करना चाहूं, मैं इजीली कर सकता हूं, क्योंकि मेडिसिन ऐड होने के बाद बाकी के 4 के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिविजनल स्ट्रक्चर में ये एक इजीली रहता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को और ऐड कर सकते हैं। अ टेक्नोलॉजी कंपनी इनिशियली फोकस्ड ऑन स्मार्टफोन। एक टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्टिंग में उन्होंने स्मार्टफोन पर फोकस करा। इजीली एक्सपेंड बाय एडिंग अ स्मार्ट होम डिवाइसेस। अब उन्होंने स्मार्ट होम डिवाइसेस को भी ऐड कर दिया। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और नए नए प्रोडक्ट्स वो लोग लॉन्च कर रहे हैं विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, जबकि जो पिछली डिवीजन है उनमें कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा है। द स्ट्रक्चर अलाउज सीमलेसली एडिशन ऑफ न्यू डिवीजन। ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीमलेसली काम कर रहा है फॉर न्यू प्रोडक्ट लाइंस विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। मतलब पुरानों को बिना डिस्टर्ब करे नए डिविजन्स को बहुत इजीली किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर डिविजनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां भी है। फर्स्ट, इंटर डिविजनल कॉन्फ्लिक्ट। इन अ फूड brand, the snacks division might seek more fund leading to conflict with the beverages। एक फूड चेन है, वहां पर स्नैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा फंड कंपनी से मांग रहा है रादर देन बिवरेजेस के, और बिवरेजेस भी अपने लिए ज्यादा फंड की डिमांड कर रहे हैं। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिविजन्स स्पेशली रिगार्डिंग फंड, और नॉर्मली जितने भी डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपस में डिपार्टमेंट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ड्यू टू फंड होता है। इंक्रीज कॉस्ट। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपने हर एक डिवीजन के अंदर मल्टीपल फंक्शनिंग कर रखी है। कॉस्मेटिक्स में भी प्रोडक्शन अलग से किया जा रहा है, गारमेंट्स में भी प्रोडक्शन अलग से किया जा रहा है, स्किन केयर में भी अलग से प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन यूनिट 3 जगह डिवाइड होगी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। In a manufacturing company, if each division has its own separate production unit, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हर एक डिवीजन की अपनी प्रोडक्शन यूनिट है, कॉस्ट रिलेटेड टू मशीनरी एंड लेबर में डुप्लीकेटेड। तो इससे क्या हो गया, मशीन्स भी ज्यादा लानी पड़ेंगी, लेबर भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और इससे ओवरऑल खर्चे बढ़ जाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट में लीड टू इंक्रीज कॉस्ट, और कहीं ना कहीं ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज है कंपनी की कॉस्ट को राइज करता है। मैनेजरियल पावर स्ट्रगल। In an automobile company, a divisional manager overseeing electric cars might assert independence, leading to conflict and decisions that may not align with the overall company strategy। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहां पर इलेक्ट्रिक कार्स का जो मैनेजर है, मतलब इस डिवीजन का जो मैनेजर है, वो अपने डिवीजन के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो कॉस्मेटिक का जो मैनेजर है वो अपने कॉस्मेटिक के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, उसे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के टारगेट से मतलब नहीं है, बस अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट पूरी होनी चाहिए, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम मार्केटिंग उसकी होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने प्रोडक्ट को लेके सुपर सेंसिटिव है। ऐसे ही गारमेंट्स का मैनेजर अपने प्रोडक्ट को लेके सुपर सेंसिटिव है, फुटवेयर और स्किन केयर भी इसी तरीके से कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जब हर एक मैनेजर अपने ही सिर्फ डिपार्टमेंट का ध्यान रखेगा, कंपनी के टारगेट्स को इग्नोर करेगा, तो क्या वो कंपनी के लिए सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी कहीं ना कहीं लॉस में जाएगी। डिविजनल मैनेजर में गेन एक्सेसिव अथॉरिटी पोटेंशियली नेग्लेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। डिविजनल मैनेजर्स क्या होते हैं कि वो उनके पास ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है क्योंकि वो अपने डिवीजन के होलसेल इंचार्ज हैं, और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। अब डिविजनल स्ट्रक्चर हमने इसका मीनिंग पढ़ा, इसके बारे में पॉजिटिविटी पढ़ी, नेगेटिविटी पढ़ी, बट ये कहां पर हमारे लिए सुटेबल है? तो कट शॉर्ट आपके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल है जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, होम अप्लायंसेज में फाइंड अ डिविजनल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट टू मैनेज डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन। रिमेंबर, जहां पर डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन होगी वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत सुटेबल रहेगा। Suitable for enterprises manufacturing a variety of products using different sources. It's adopting when the growth require adding more employees, creating new departments and introducing additional management levels.
तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा और आप लोगों ने ये समझ लिया बहुत ध्यान से कि हमारे दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें हम काम के हिसाब से डिवीजन बनाते हैं और एक जिसमें प्रोडक्ट के हिसाब से डिवीजन बनाते हैं। आप लोग इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक फोल्डर में इसके नोट्स को संभाल के रखिएगा और एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।